ओके चलो ठीक है बुक्स। देखो लास्ट पॉइंट क्या है, कहाँ लास्ट लाइन क्या लिखा है, ये डायग्राम हुआ ना? ओके 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 हाँ हाँ यस 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 ओके ओके यस यस ओके हाँ। सो देखिए क्या लिखा है, I band and A band. What is first difference? Isotropic, full form. Second, thin filament, yes. Then, huh? Actin filament, yes. Made up of actin. Huh. Next, light band. इतना है ना? हाँ तो उसे केयरफुल डायग्राम में देखिए, ये जो रेड कलर है ना ये वाला, दिस इज नथिंग बट, और ये जो वाइट सर्कल्स दिखा है ये सब आई बैंड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली और इसके बाद ये आई बैंड होता है, तो समझा? तो ये जो लाइन है जेड लाइन किसके बीच में बताओ? देखो आई बैंड में ये है ना, ये और इसके बीच है ना, तो ये कौन है? आई बैंड। तो आई बैंड के बीच में कौन है? जेड लाइन। लिखो नीचे, डिस्टिंग्विश हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। देखो इसमें जेड लाइन it is elastic fiber it is elastic fiber present at the center of I band. present at the center of I band. सेम वही सेंटेंस लिखो चलेगा। थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू, वही उसका दूसरा मीनिंग, हाँ थिन फिलामेंट एक्टिंग बराबर। थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू जेड लाइन। इधर एक लाइन होती है, यहाँ वो डायग्राम नहीं दिखाई एक्चुअली, यहाँ किधर है, किसके बीच में? ए बैंड। सो थिक फिलामेंट्स ऑफ ए बैंड आर जॉइंड बाय दिस लाइन, इट इज कॉल्ड एज एम लाइन। इसको एम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो एम लाइन, it is thin fibrous membrane और आगे लिखना है राइट डाउन, थिक फिलामेंट्स ऑफ ए बैंड thick filaments of A band are joined by M line. नेक्स्ट डायग्राम देखिए, बताइए व्हाट इज एच जोन, क्या रहेगा? एच जोन क्या है?
हाँ, ये कौन है? व्हाट इज दिस? ये वाला, और इसके ऊपर ये कौन है? लेकिन इतने पार्ट के ऊपर क्या कवर नहीं हुआ है? ए बैंड के ऊपर आई बैंड कवर नहीं है. दैट नॉट कवर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज एच जोन. लिखो. नेक्स्ट राइट, एच जोन. It is part of A band. It is part of A band which is not overlapped by I band. आप इसका डेफिनेशन लेके आए. वन सेकेंड, टेल व्हाट इज दिस. ये कौन सी लाइन है? तो ये कौन सी रहेगी? लाइन जेड लाइन. तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर. लिखो. नेक्स्ट लिखो सार्कोमियर. सार्कोमियर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन successive Z line is called sarcomere. It is functional unit of contraction. It is functional unit of contraction. मतलब अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक्चुअली कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? सार्कोमियर. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. नाउ ओपन द टेक्स्ट बुक. इतना पढ़ लेते पहले. देखो कहाँ तक रीडिंग हुआ था, याद है किसी को? ठीक है, वापस एक बार पढ़ते. चलो कोई बात नहीं. ओपन द टेक्स्ट बुक, निकालो सब लोग. तो कैसे रहेगा? सपोज दिस इज अ स्केलेटल मसल. मतलब स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ, कैसे बनता है मसल सर? मेड अप ऑफ, देखिए बताओ. स्टाइसेस तो बाद में. मसल बंडल्स. यस, मसल बंडल्स आर मेड अप ऑफ मसल, बोलो, फाइबर और मसल सेल. और मसल सेल इसके अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल. मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है? स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशंस मतलब क्या? ये तो पढ़ रहे. फॉर एग्जाम्पल अपना अगर ये बाइसेप्स है तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे? नहीं, स्ट्राइएशंस तो बाद में, पहले बंडल्स रहेंगे. फिर इस मसल बंडल के अंदर अभी क्या रहेगा? अगेन यस, अभी मैं आगे दिखाता हूँ. ऐसे ये कौन है? अभी मसल फाइबर है. तो समझो ये अपना एक मसल फाइबर हो गया. ओके. और इस मसल फाइबर के अंदर अभी कौन है? इसके अंदर कौन है? मायोफाइब्रिल. ऐसे मायोफाइब्रिल. और इस मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या है? अल्टरनेट स्ट्राइएशंस, यानी डार्क एंड लाइट बैंड. तो समझो ए बैंड है, आई बैंड है, और बस ऐसे. वापस एक बार. मसल्स आर मेड अप ऑफ मेनी. मैंने इस डायग्राम में 3 क्या दिखाया? बंडल दिखाया. इस बंडल के अंदर वर्टिकल रेड लाइन कौन है? तो एक मसल फाइबर मैंने दिखाया, सेल. तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? और मायोफाइब्रिल के ऊपर स्ट्राइएशंस. दिस इज एक्चुअल.
कुछ लिखना है तो लिखो या याद रखो। सब नहीं, इतना ये पार्ट थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी सब चैप्टर इजी था। यहाँ से देखिए वापस एक बार चलो। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट लाइट। ओके आगे। हाँ, किससे बने? एक्टिन एंड लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन कॉल्ड और आइसोट्रोपिक, डार्क बैंड कॉल्ड और एनआइसोट्रोपिक, कंटेन्स मायोसिन. Both the proteins are arranged like rod parallel to each other and also okay. Actin filaments are thinner as compared to okay. So that's why they are called thin and thick. हाँ ये देखो अभी लिखा है. In the center of I band is an elastic fiber called अभी लिखा हमने. Thin filaments are firmly attached to. Thick filaments in A band are also held together by fibrous membrane called as M-line. A and I bands are arranged alternately throughout the okay. The portion of myofibril between two successive Z line is considered as functional unit. It is called as sarcomere. Next, resting state का बाद में आएगा, ठीक है, okay. हाँ, in a resting state, the edges of thin elements on either side of thick element partially overlap the free ends, leaving the central part of the thick. This central part is called as edge zone. So what is edge zone? Central part of A band which is not overlapped by, that is called as, समझा ना? ओके. ये कौन सा बैंड है? ए बैंड. इसका सेंट्रल पार्ट किससे कवर नहीं हुआ है? दैट इज कॉल्ड एज एच जोन. इतना ही. चलो आगे. अभी नेक्स्ट इनको पढ़ना है. देखो नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब ये एक्टिन और मायोसिन को पढ़ना है. स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. हाँ, और ये दोनों डायग्राम ये देखो, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है. इसके देखो अभी आपने पहले वाला डायग्राम देखो, सार्कोमियर वाला वो, हाँ वही वही वैसे वैसे वही डायग्राम. इसके पहले जो बनाया तो हाँ, अब देखो जो वो नहीं यही अरे ऊपर वाला ये डायग्राम. हाँ अब देखो ना, जो क्या डायग्राम में जो सर्कल है वही कौन है? आई बैंड है. हाँ यही है. देखो आप लोगों ने सर्कल बनाए, ठीक है, और नीचे देखो वाला हॉरिजॉन्टल यही है. लिखो बताओ, इसके इमेजेस देखेंगे. हटो करना है. दिस इज एक्टिन फिलामेंट और नीचे वाला मायोसिन फिलामेंट. तो आपने फर्स्ट डायग्राम कौन सा बनाया? एक्टिन यानी थिन फिलामेंट यानी आई बैंड, वही है. और सेकेंड डायग्राम यानी थिक फिलामेंट और डार्क बैंड और ए बैंड. उसके यूनिट को बोलते हैं, एक एक यूनिट है ना, उसको मेरोमायोसिन बोलते हैं. हाँ, तो बहुत सारे मेरोमायोसिन ज्वाइन होके मायोसिन बनता है. चलो हो गया डायग्राम. हाँ अभी जरा ध्यान दो थोड़ा सा सिया. तो डायग्राम देखो एक्टिन का, और बताओ कितने पार्ट है एक्टिन के? 3. कौन से हैं? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन. एफ एक्टिन कितने हैं? ये जो पूरा है ना ये लाइन, ये देखो इट इज लाइक दिस. 1 हो गया और ये दूसरा. तो कितने फिलामेंट्स है, थ्रेड्स है? 2. कैसे अरेंज है? जस्ट लाइक डीएनए. डीएनए को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स. उसी तरह अरेंज है, समझा? तो क्या बना है, मतलब एक्टिन फिलामेंट किससे बना है? 2F एक्टिन. एफ का फुल फॉर्म होता है फिलामेंटस. एफ मतलब फिलामेंटस. और
इसके अंदर जो एक एक यूनिट है इसको बोलते हैं जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। पूरे थ्रेड का नाम क्या है? एफ एक्टिन। और इंडिविजुअल का नाम क्या है? जी एक्टिन। जी मतलब ग्लोब्यूलर, एफ मतलब फिलामेंटस। लिखना है तो लिखो उधर, एफ का फुल फॉर्म है फिलामेंटस, और एक एक सर्कल का नाम है जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। हाँ तो लिखो अभी हेडिंग एक्टिन फिलामेंट, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिन फिलामेंट में फर्स्ट राइट एफ एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट में फर्स्ट लिखना है एफ एक्टिन, दैट इज फिलामेंटस एक्टिन। लिखो इसमें 2F एक्टिन, 2F एक्टिन आर हेलिकली अरेंज्ड। टू एफ एक्टिन आर हेलिकली अरेंज्ड। हेलिकली मतलब ट्विस्टेड। नेक्स्ट देखो, एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मोनोमर, एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मोनोमर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। क्या मतलब इस लाइन का? हाँ, एफ एक्टिन ये पॉलीमर हो गया, इसके एक एक यूनिट का नाम क्या है? जी एक्टिन। और ऐसे बहुत सारे यूनिट ज्वाइन होके फिर पॉलीमर बनता है। व्हाट इज पॉलीमर? मेनी मोलिक्यूल्स। किसके? मोनोमर। तभी मोनोमर कौन है? सिंगल, जी एक्टिन। और पॉलीमर कौन है? एफ एक्टिन। ऐसे बस इतना। सो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर, मोनोमर का नाम है जी एक्टिन। एफ एक्टिन इज पॉलीमर और जी एक्टिन इज मोनोमर। जैसे प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे बनते हैं? नाम सुना? एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड क्या हो गया? मोनोमर। प्रोटीन क्या हो गया? पॉलीमर। इट इज लाइक दैट। तो समझो एक 10 एमिनो एसिड है ज्वाइन होकर प्रोटीन बनाया है, तो एमिनो एसिड क्या हो गए? मोनोमर। और पॉलीमर कौन हो गया? उसी तरह एफ एक्टिन कौन है? पॉलीमर। मोनोमर कौन है? जी एक्टिन। इट इज लाइक दैट। लिखो सेकेंड है ट्रोपोमायोसिन। डायग्राम देके बताओ ट्रोपोमायोसिन कितने हैं? 2। एंड रन अलोंग विथ एफ एक्टिन। वही लिखना है। हेडो ट्रोपोमायोसिन में लिखो 2 ट्रोपोमायोसिन run along with F actin। और थर्ड लिखना है कौन है? ट्रोपोनिन। ये सब प्रोटीन्स के नाम है। ट्रोपोनिन। केयरफुली ऑब्जर्व करो, देखो ट्रोपोनिन किसको अटैच हुआ है? एट रेगुलर इंटरवल। लिखो दे आर अटैच टू ट्रोपोमायोसिन
at regular interval. At regular interval. हाँ देखो अभी क्या लिखा है इधर, अरे इसके ऊपर देखो क्या लिखा है. डेफिनेटली इसका मतलब क्या रहेगा, ये किसके साथ बाइंड होने वाला है, एक्टिन के साथ. लेकिन जब हम रिलैक्स कंडीशन में, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उस टाइम ये यहाँ बाइंड नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग. ये ट्रोपोनिन करता क्या है, इसको इस यहाँ बाइंड नहीं होने देता है, तो उस साइड को मास्क कर देता है, कवर कर देता है, ताकि इसको बाइंड ना हो सके कभी रेस्टिंग में. कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बाइंड होता है, वहाँ देखेंगे क्या होता है. लिखो आगे, ट्रोपोनिन, लिखो आगे, ट्रोपोनिन मास्क मायोसिन बाइंडिंग साइट present on actin. मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन. देखो इस लाइन का मतलब क्या रहेगा, तो इसके ऊपर कौन सी साइट रहेगी, मायोसिन. इसको कवर करके रख रहा है कौन, ट्रोपोनिन, ताकि क्या ना होता है, क्या नहीं होता है, ये इसके साथ बाइंड नहीं होता है ड्यूरिंग, आगे लिखो, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेट. एक्टिन ड्यूरिंग, वही कंटिन्यू करो चलेगा, वही सेंटेंस कंटिन्यू करो, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट. पढ़ लो अभी जरा अच्छे से, केयरफुली. जो आपने अभी लिखा वही सब है. देखो क्या लिखा, पढ़ो. इज मेड अप ऑफ 2 filamentous actin helically wound arranged to each other. Then each F actin is a polymer of globular actin. Next, 2 filaments of another protein called also run close to throughout its length. Complex protein troponin is distributed at on, okay, in the resting state. Subunit of troponin mask the active site binding site for, वही लिखा आपने, कुछ समझा, ये सब आगे यूज होगा. चलो अब देखते हैं हम कौन सा फिलामेंट, मायोसिन और थिक फिलामेंट. लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट, मायोसिन और थिक फिलामेंट. अब इसमें ये जो मायोसिन है, इसमें जो एक एक यूनिट होता है, इसका नाम क्या होता है, लिखो आगे. मायोसिन इट इज मेड अप ऑफ मेनी मोनोमर्स, it is made up of many monomers called meromyosin. Made up of many monomers called meromyosin. अब इस मेरोमायोसिन के 3 पार्ट होते हैं. पहला तो ये कौन सा पार्ट है, हेड, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म और इसको बोलते हैं टेल. तो कौन से पार्ट है, ये ग्लोबुलर पार्ट का नाम क्या है, ये वाला पार्ट, और ये रिमेनिंग पार्ट टेल, स्नेक जैसे दिख रहा है. लिखो, मेरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ head, short arm and tail. Head, short arm and tail.
हेड एंड शॉर्ट आर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्रॉस आर्म. हेड एंड शॉर्ट आर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्रॉस आर्म. नेक्स्ट, हेड एंड शॉर्ट आर्म आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं HMM, दैट इज हेवी मेरोमायोसिन, while tail is called as LMM, that is light meromyosin. लिखो आगे. हेड एंड शॉर्ट आर्म आर कॉल्ड HMM, head and short arm are called HMM, that is heavy meromyosin. And tail is LMM, that is light meromyosin. थोड़ा पार्ट ज़रा डिफिकल्ट है ना, बोन से थोड़ा सा अलग है सिस्टम. ओके, थोड़ा सा टफ है. ठीक है, थोड़ा वीडियोस वगैरह देखेंगे आगे और क्लियर हो जाएगा. थोड़ा थ्योरी तो पढ़ लो. उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, टेल इज कॉल्ड LMM. ओके, अब देखो हेड के ऊपर क्या क्या है और लिखो नेक्स्ट लाइन में. हेड हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट, एंड एक दिखाने उन्होंने यहाँ रहता है एटीपेज एंजाइम. एंड एटीपेज एंजाइम. जरा एक बार वापस सब रिवाइज करेंगे. जरा थोड़ा आगे एक पार्ट पढ़ते हैं. एटीपेज एंजाइम. ओके, देखो क्या लिखा है, पढ़ो आगे. नेक्स्ट, read this. Myosin thick filament is also क्या लिखा है? Many monomeric proteins called constitute thick filament. Each meromyosin has two important parts. क्या लिखा है? Head with and former being called. Former मतलब and tail नहीं, light. हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस एंगल फ्रॉम ईच सरफेस. ओके, ये तो हो गया. इट इज कॉल्ड एज, हाँ. द ग्लोबुलर हेड इज एक्टिव, ये देखो ये लिखा है एटीपेज एंजाइम, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड, अरे क्या क्या लिखा है? 3 पार्ट है ना. क्या लिखा था पहला? एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये नहीं लिखा उन्होंने उधर डायग्राम. ये भी होता है कौन? एटीपेज एंजाइम. हो गया. दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिर वीडियोस देखते हैं. लिखो हेडिंग. क्या लिखा है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं. एंड फॉर दिस ड्रॉ ऑल 4 डायग्राम्स. ये सभी ड्रॉ करो. अब आपको पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं. चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इस टाइम 3 क्वेश्चन आए मालूम है ना नीट में, मतलब 12 मार्क किधर ही हो गए. इसमें से मसल्स का बात थोड़ा
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी बोन्स में तो कुछ प्रॉब्लम है। अरे कितने मिले मार्क्स? क्या बात है, 91 पॉइंट। अरे वाह, अरे वाह। इसमें कितने? साइंस 85 और मैथ्स 90। आज आप लोग को ये भी लगे LC कल भी लेगा ना, सब आएगा ना अभी, LC वगैरह सब। मार्क लिस्ट भी मिल रहा है कल। कल क्या क्या दे रहे हैं? ओनली LC। और बाकी कब दे रहे हैं? बाकी वो TC ट्रांसफ़र वगैरह, माइग्रेशन क्या गया ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया ना? कुछ तो 500 रुपीज़ मांगे थे क्या? नहीं ना, मांगे थे ना? आप लोगों ने भरी नहीं माइग्रेशन? अरे भर दो, लगेगा। 500 कुछ तो चार्ज है ना? 250 है, 250 तो कई लोग 500 कई जगह। तुम्हारे स्कूल में कितना? 250 है तुम्हारे स्कूल में? सेम है? नहीं, इसमें चिल्ड्रन में कितना है? और इसमें वो कौन सा तुम्हारा गोकुल धाम ना, उसमें कितना है? 250 है। अच्छा, श्योर, ओके। आप लोगों ने ये नहीं निकाला ना डोमेसेल वगैरह? है किसी का? नहीं निकाला नहीं? क्यों, क्या हो रहा है? तुम्हारा पेरेंट्स का डैडी का नहीं है डोमेसेल? आगे आगे ज़रूर है ना नीट के लिए, क्योंकि ऐसा होता है महाराष्ट्र के जो मेडिकल सीट्स है दे आर 85% आर फॉर महाराष्ट्र, 15% अदर स्टेट। तो आपको अगर यहाँ अप्लाई करना है तो तुम्हारे पास महाराष्ट्र का डोमेसाइल कंपलसरी है, वो फॉर्म सबमिट ही करना पड़ता है, मतलब अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट ऐसे। तो महाराष्ट्र का मस्ट डॉक्यूमेंट है डोमेसाइल। बाकी तो कास्ट किसी का तो है नहीं ना? कास्ट में कोई नहीं ना? हाँ, तो हाँ कास्ट में कोई है? हाँ, तुम्हारा क्या OBC है ना? नहीं, ST। अरे ST तो निकालो। क्यों? तो बोल रहे थे अरे कुछ तो कुछ झोल करो। अरे बारे बहुत ST है तो बल्ले बल्ले अरे बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा होता है, ट्रिमेंडस। 100 मार्क का डिफरेंस आता है ओपन और इसमें, ट्रिमेंडस डिफरेंस है। 100 मार्क्स डिफरेंस है। हाँ, इन हाउस कोटा नहीं, वो स्कूल में, वो यहाँ नहीं। नीट में क्लियर कट ऐसा है, इट इज़ महाराष्ट्र के सीट से 15% फॉर अदर स्टेट, 85% फॉर महाराष्ट्र। फिर उसमें रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन SC ST और OBC NT वगैरह जो है ओपन के लिए, बाकी 50% ऐसा है। तो उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। डोमेसाइल इज मस्ट बाकी लोगों के लिए। डोमेसाइल तो निकालो, बाद में निकालो। ये ना, हाँ वही मायोसिन, यहाँ पे ऊपर दिखा था ना क्रॉस आर्म। चलो आप मुझे बताओ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। चलो अभी धीरे धीरे चैप्टर की तरफ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है ना? रिफ्लेक्स एक्शन क्या? अरे हाँ, तो क्या होता है बताओ जरा, उसके पार्ट्स क्या क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं हम? कौन सा ऑर्गन? सेंसर, रिसेप्टर ऑर्गन। ओके, फिर इसको हमें कुछ तो पिनप्रिक या बर्न हो गया। ओके, फिर आगे
सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है वो, बराबर, हाँ, यहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, वेरी गुड। आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस कौन जा लेके जाता है, मोटर न्यूरॉन, कहाँ तक, इफेक्टर कौन है, मसल है, वही बोल रहे हैं ना हम। तो ऐसा सपोज ये है अपना मोटर न्यूरॉन, और ये है अपना मसल, कौन सा मसल है, बराबर, मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल, टोटल इट इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट। सो व्हाट इज मोटर यूनिट, मोटर न्यूरॉन एंड, देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber connected to it constitute मोटर यूनिट। लिखो मोटर यूनिट का मीनिंग लिखो, मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber is called motor unit। is called motor unit। नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी क्या है, सपोज ये स्केलेटल मसल की सेल है, तो सेल के कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, देखिए बताओ लास्ट टाइम, सार्कोलेमा। तो इसका नाम क्या रहेगा अभी इस कवरिंग का, सार्कोलेमा। अब मुझे बताओ ये जंक्शन किसके बीच में है, मोटर न्यूरॉन एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड क्या लिखा है, और इसको और एक नाम है मोटर एंड प्लेट। लिखो आगे नेक्स्ट टाइम लिखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर स्पेलिंग समझता ना, क्या वापस लिखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। It is the junction between motor neuron and sarcolemma of muscle fiber। Junction between motor neuron and sarcolemma of muscle fiber। पढ़ो वापस क्या लिखा है वन सेकेंड, हाँ नहीं उससे पहले ये दोनों लिखा है ना, हाँ, इट इज जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। ओके डन। ओके अब क्या करता है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का काम क्या रहेगा सोचो, हाँ स्पाइनल कॉर्ड से वगैरह मसल्स को मैसेज भेजेगा ना, तो कौन से फॉर्म में, यहाँ क्या सीक्रेट होता है, न्यूरॉन, कौन सा एग्जांपल, हाँ तो यहाँ सीक्रेट होता है। देखो आगे
न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन is secreted in neuromuscular junction. अब देखो, जैसे एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता है, मैसेज किधर आ गया फिर? किसको मिला? मसल फाइबर को, सेल को, राइट. इट स्टिमुलेट्स मसल फाइबर और मसल सेल. इट स्टिमुलेट्स मसल फाइबर और मसल सेल. फिर हमने देखा था कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है सेल में? इधर मसल सेल में. लास्ट इसके देखो, देख के बताओ. अरे ये पढ़ के आओ, ये पढ़ के आओ. कैल्शियम देखो कहाँ स्टोर होता है? लाइन लिख के दिया था ना? यस, बराबर, वेरी गुड. बोलो बोलो, बराबर. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अरे सुना कि नहीं वर्ड? नहीं सुना? हाँ तो सुनो. अभी इस मसल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो क्या होता है, जैसे ही इंपल्स यहाँ आता है, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को बाहर छोड़ देता है. बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में. लिखो. हाँ, नेक्स्ट लाइन. ये फ्लोचार्ट जैसे चाहिए कि सेंटेंस में चलेगा? फ्लोचार्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. चलो ठीक है, लिखो आगे. नेक्स्ट लिखो. इट स्टिमुलेट्स क्या लिखा? मसल सेल. देन राइट ऑफ. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस calcium ion in sarcoplasm. Calcium ion in sarcoplasm. ओके, आ गया? कौन आ गया? कैल्शियम आयंस आ गए. अब क्या होता है? दिस कैल्शियम आयंस नाउ बाइंड विथ ट्रोपोनिन. कहते हैं ट्रोपोनिन. लिखो. कैल्शियम आयंस बाइंड विथ ट्रोपोनिन. कैल्शियम आयंस बाइंड विथ क्या? ट्रोपोनिन. अब याद है ट्रोपोनिन में आपने क्या लिखा था? क्या करता है ट्रोपोनिन? मतलब हाँ, मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करता है? अब क्या करेगा ये? जैसे ही इसको कैल्शियम बाइंड होता है, इट अनमास्क. कौन सी साइट? मायोसिन बाइंडिंग साइट को अनमास्क करता है. अनमास्क मतलब क्या होगा? ताकि ये जाके इसको अटैच हो जाए. देखो डायग्राम में, वहां तो अटैच हुआ है. अरे कोई समझे क्या? चलो वापस इधर आते हैं. ए देखो, सी आर केयरफुली. ये दिख रहा है कि बाइंड हो गया? कभी बाइंड हो रहा है? अभी कॉन्ट्रैक्शन करना है ना. रेस्टिंग में क्या हुआ था? बाइंड नहीं हुआ था. अभी क्या हो रहा है? बाइंड होना है. क्यों? कॉन्ट्रैक्शन करना है. तो कैसे होता है देखो. कैल्शियम बाइंड्स विथ, 1 सेकेंड, बराबर. कैल्शियम बाइंड, अरे समझेगा, समझेगा. कैल्शियम बाइंड्स विथ ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन क्या करेगा? अनमास्क. लिखो, राइट. नहीं, ट्रोपोनिन अनमास्क myosin binding site present on actin. Unmask myosin binding site present on actin.
देखते हैं टेक्स्ट बुक पे क्या लिखा है. सी रीड दिस केयरफुली. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय CNS. CNS में कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. वाया मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट. आगे जंक्शन बिटवीन एंड सार्कोलेमा मसल फाइबर इज कॉल्ड. लिखा है हमने. न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, मतलब इम्पल्स जाता है. एक्शन पोटेंशियल इन देन दिस स्प्रेड्स थ्रू एंड कॉजेज इनटू increasing calcium level leads to binding of calcium with troponin on and thereby remove of active site for myosin utilizing. हाँ ये आगे का ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. समझा तक? ओके. अब देखो क्या अटैच हुआ इधर. पहले क्या अटैच हुआ था? ATP. चलो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा. व्हाट इज ATP फुल फॉर्म बताओ. When this ATP converts into ADP plus P, ADP का फुल फॉर्म डाई, तो एक फॉस्फेट निकला है. जैसे ही ब्रेकडाउन होता है एनर्जी इज रिलीज्ड. तो अपनी बॉडी में एनर्जी बनती कैसी है? ATP ब्रेक्स डाउन इनटू ADP प्लस P. तो देखो यहाँ क्या हुआ है, ये जो ATP बाइंड हुआ था किसमें कन्वर्ट हुआ है? जैसे ही एनर्जी बनती है फिर अटैच हो जाता है. तो कौन अटैच हो गया? नहीं, ADP प्लस से जो एनर्जी बनी है उससे क्या होता है? मायोसिन का हेड कहाँ अटैच हो गया? एक्टिन को. वही लिखा है, ये देखो किधर गया. हाँ, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन टू फॉर्म. जैसे ही ज्वाइन होता है इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज. बताओ वापस एक बार बताओ, शुरू से क्या क्या हो गया. वंस अगेन. जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इसमें क्या रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन. तो उससे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, उससे क्या होता है? इंपल्स कहाँ आता है? मसल फाइबर में. फिर वो कहाँ जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर वो क्या रिलीज करता है? कैल्शियम आयन. किसको पॉइंट करते हैं? इसके ऊपर जो तीन थे ना ऐसे, कौन है? ट्रोपोनिन. क्या करता है फिर? अनमास्क करने के बाद क्या होगा? ये ज्वाइन होगा. लेकिन ज्वाइन होने के लिए कौन चाहिए? एनर्जी चाहिए. वो कहाँ से आ गई? ATP के ब्रेकडाउन से. ATP किस में ब्रेकडाउन हुआ है? एंड बाय यूजिंग दिस एनर्जी ये मायोसिन हेड किसको ज्वाइन हो गया? एक्टिन को. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज. लिखो देखो 1 सेकेंड. पढ़ेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे वापस एक बार. लिखो बताता हूँ पहले. हाँ कहाँ तक आए थे? हाँ ये लिखो चलेगा. using energy from hydrolysis of ATP, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ATP. Energy from hydrolysis of ATP, myosin head binds with exposed active site on actin. Exposed active site on actin to form cross bridge. To form cross bridge. हाँ अच्छा ओके. एक मिनट. अभी क्या हो गया? 1 मिनट. ATP का ब्रेकडाउन होकर क्या बना? फिर इसको हम बोलते हैं मायोसिन हेड. फिर ये मायोसिन हेड किसको ज्वाइन हो गया? एक्टिन को. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज. ये मायोसिन हेड एक्टिन को ज्वाइन है, उसको ही बोलते हैं क्रॉस ब्रिज. नथिंग एल्स. ये कब हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम की रेस्टिंग में? कॉन्ट्रैक्शन. रेस्टिंग में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इसको जो बाइंड करने वाली साइड को मास्क करके रखा था, कवर करके रखा था. किसने? ट्रोपोनिन ने. यस. नेक्स्ट. अभी आगे तो बहुत इजी है. हाँ जरा डायग्राम देके बताओ. ये थर्ड डायग्राम में क्या हुआ है? ADP और P निकल गए
और इसकी जो एनर्जी है अब इस एक्टिन को पीछे पुल कर रही है, जैसे पीछे पुल करते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये मायोसिन एक्टिन को पीछे कर रहा है, पीछे कर रहा है तो क्या होता है, अपना मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इतना सिंपल है। लिखो, हाँ लिख नेक्स्ट डाउन, इट पुल्स अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट, लिखो बताता हूँ, it pulls attached actin filaments toward the center of A band. Toward the center of A band. लिख दो पहले, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। What is Z line? अभी देखो ना, आई बैंड के बीच में, वो भी कहाँ आती है, सेंटर की तरफ आती है। लिखो, द जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन Z line attached to the actin also pulled inwards, सही लिख रहे हैं, and causes shortening of sarcomere. Shortening of sarcomere, that is contraction. Next slide. During contraction, I bands get reduced. Sliding filament theory is the Hello, mechanism Gujarat, by which Rami muscles are thought to contract at a cellular level. An understanding of the structure of skeletal muscle is useful when learning how sliding filament theory works. Each muscle is made up of a number of bundles of muscle fibers. Each bundle of muscle fibers contains anywhere from 10 and 100 individual fibers. Each muscle fiber itself contains cylindrical organelles known as myofibrils, which themselves are bundles of proteins called actin and myosin. Surrounding the myofibril, there is a network of tubules and channels called the sarcoplasmic reticulum, where calcium is stored. Each myofibril can be broken down into functional repeating segments called sarcomeres. If we look at a two-dimensional model of a sarcomere, it consists of actin. हाँ देखिए पहले एक बार देख लो वापस पढ़। When a nerve impulse arrives at the muscle, it causes a release of a chemical called acetylcholine. The presence of acetylcholine causes depolarization, enabling calcium to be released from the sarcoplasmic reticulum. The calcium binds to troponin, changing its shape, and so moving tropomyosin from the active site of the actin. The myosin filaments can now attach to the actin, forming a cross bridge. The breakdown of ATP releases energy, which enables the myosin to pull the actin filaments inwards, contracting the muscle. This occurs along the entire length of every myofibril in the muscle cell. When an ATP molecule binds to the myosin head, the myosin detaches from the actin and the cross bridge is broken. When the ATP is then broken down, the myosin head can again attach to an actin binding site further along the actin filament and repeat the process. This repeated pulling of the actin over the myosin is often known as the ratchet mechanism. This process of muscular contraction can last for as long as there are adequate ATP and Ca plus stores. Once the nerve impulse stops, the Ca plus is pumped back to the sarcoplasmic reticulum and the actin returns to its resting position, causing the muscle to lengthen and relax. हाँ देखिए वापस एक बार पढ़ेंगे। Sliding filament theory is the mechanism by which muscles are thought to contract at a cellular level. An understanding of the... कौन है? What is this? नहीं पूरा एफ एक्टिन। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है?
हेड, और एक क्रॉस आर्म टोटल, शॉर्ट आर्म और हेड, मतलब ये टेल। ओके, Structure of skeletal muscle is करो useful. करो करो करो, एक मिनट अभी आ जाओ। This is muscle bundle. Muscle bundle is made up of many muscle fibers. तो ये एक मसल फाइबर है, और इस मसल फाइबर के अंदर कौन है? मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल यहाँ दिखा है। तो ये कौन है? मायोसिन, और ये एक्टिन। समझा क्या सबको? When learning how sliding filament theory works, each muscle is made up of a number of bundles of muscle fibers. Each bundle of muscle fibers contains anywhere from 10 and 100 individual ये fibers. मसल फाइबर है। Each muscle fiber वापस एक बार ये देखो, समझो मसल बंडल है। मसल बंडल में कौन है? नहीं, पूरा मसल है समझो। दिस इज वन मसल, इसमें से एक एक उन्होंने मसल बंडल लिखा है, और एक मसल बंडल के अंदर मसल सेल्स है। वापस बताओ वंस अगेन, ये पूरा कौन है? मसल। इसमें ये सब कौन है? बंडल। तो एक मसल बंडल दिखाया, उसके मसल बंडल के अंदर कौन है? मसल सेल्स या मसल फाइबर्स है। ये मसल फाइबर है। समझा क्या सबको? फिर contains Up. cylindrical organelle. इस मसल फाइबर के अंदर कौन है? मायोफाइब्रिल। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, Muscles are thought to contract at a cellular level. Works. Each muscle is made up of a number of bundles of muscle fibers. Each bundle of muscle fibers contains anywhere from 10 and 100 individual fibers. Each muscle fiber itself contains cylindrical organelles known as myofibrils, which themselves are ये एक ये वाले, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सेल ऑर्गेनेल्स, उसमें सब रहता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल, ये सब है। ये उसके ऊपर ये रहेगा, मतलब ये अगर मायोफाइब्रिल है तो ER, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है उसके ऊपर। proteins called actin and myosin. Surrounding the myofibril, there is a network of tubules and channels called the sarcoplasmic reticulum, where calcium is stored. Each myofibril can be broken down into functional repeating segments called sarcomeres. If we look at a two-dimensional model of a sarcomere, एक मिनट अभी बताओ, सुनो, ये क्या है? बोलो सब लोग भाई। ए बैंड है, राइट। ये कौन है? तो ये क्या है? बोलो बोलो। एच जोन, इतना समझा? वंस अगेन, ये कौन? ये it consists of actin and myosin. When a nerve impulse arrives at the muscle, it causes a release of a chemical called acetylcholine. क्या हुआ अभी? किसने बनाया एसिटाइलकोलिन? न्यूरॉन के एंड ने। फिर वो सिग्नल कहाँ भेजता है? मसल सेल्स के अंदर, और फिर किसको पहुंचता है फाइनली? सार्कोप्लाज्मिक। फिर उसके बाद क्या निकलते हैं? कैल्शियम आयंस। The presence of acetylcholine causes depolarization, enabling calcium to be released from the sarcoplasmic reticulum. The calcium binds to troponin, हाँ, कैल्शियम बाइंड्स टू changing its shape, Troponin. so moving tropomyosin from the active site of the actin. जैसे क्या करता है फिर वो? ट्रोपोनिन क्या कर रहा है? एक्चुअली आपकी बुक में नहीं दिया है। ये ट्रोपोमायोसिन को घुमाता है, तो कौन घूम गया? एफ एक्टिन, ताकि ये कहाँ ज्वाइन होता है? बाइंडिंग साइड के साथ। Can now attach to the actin, forming a cross bridge. अभी क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज। The breakdown of ATP releases energy, which enables the myosin to pull the actin filaments inwards, contracting खींचता the है। muscle. This occurs along the entire length of every myofibril in the muscle cell. When an ATP molecule binds to the myosin head, the myosin detaches from the actin and the cross bridge is broken. When the ATP is then broken down, the myosin head can again attach to an actin binding site further along the actin filament and repeat the process. This repeated pulling of the actin over the myosin is often known as the ratchet mechanism. This process रुको अभी क्या करेगा ये बताओ? ये ज्वाइन होके इसको यहाँ पुल करेगा, ये ज्वाइन होके इधर पुल करेगा, क्या होगा? ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कौन सा बैंड की साइज डिक्रीज हो रही है, कौन स्टेबल रह रहा है? ये देखो सेंटर पे कौन है? इसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो ए बैंड रिमेन्स एज इट इज। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है?
आई बैंड, वही तो लिखा आपने, देखो लास्ट लाइन। समझा ना? नेक्स्ट। Contraction can last for as long as there are adequate ATP and CA+. हाँ देखो अभी ये कब तक होगा, मान रहे यहाँ तक ही होगा, इसके आगे नहीं। तो अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्टर सर्टेन लिमिट तक होते हैं, उसके आगे थोड़ी होते हैं, क्योंकि इधर तक आके रुक गया। हाँ ये नहीं, गैप नहीं है, पूरा क्लोज हो सकता है। तुमको कम चाहिए तो कम, फुल इतना ही होगा, उसके आगे नहीं होगा। Impulse stops, the CA+ is अब क्या होता back to है the सुनो, sarcoplasmic आगे का पार्ट है लेकिन बताता हूँ। अब एक्शन हो गई, अभी रिलैक्स करना है, तो क्या होता है, अगेन कैल्शियम आयंस एंटर इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर क्या होगा, ट्रोपोनिन क्या करेगा, अगेन मास्क करेगा, फिर ये सब क्रॉस ब्रिज निकल जाएगा एंड वी गेट इन रिलैक्स स्टेट। समझा सबको? And the actin returns to its resting position, causing the muscle to lengthen and Relax. relax. ओके In theory, चलो बताओ अभी क्या नेक्स्ट, कुछ डाउट है यहाँ तक? दूसरा कुछ देखना है वीडियो क्या, समझा? और एक देखना है कुछ, देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बोलो, समझा क्या? और देखना पक्का? चलो ठीक, फिर अपने पॉइंट पे आते हैं। हाँ अभी थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, लास्ट लाइन, ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ। ओके हाँ, आप इंटरेस्टिंग इज दैट, देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये इसने पुल किया, अब एटीपी तो गया, अभी वापस दूसरा एटीपी ज्वाइन होता है, देन इट डिटैचेस। सुनो बराबर, इसको एटीपी बाइंड होने के बाद ये सेपरेट हो जाता है, क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। फिर क्या होगा, जैसे ही एटीपी का ब्रेकडाउन एनर्जी बनती है फिर ज्वाइन करता है। समझ लो अच्छे से क्या मैंने कहा, एटीपी मायोसिन को ज्वाइन होने के बाद क्या करता है, वो छोड़ देता है उसे। कहां से? एक्टिन से छोड़ता है। वापस कब ज्वाइन होता है? जब वो एटीपी ब्रेकडाउन होके एडीपी प्लस पी बनता है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी फिर इसको ज्वाइन करने में हेल्प करती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एटीपी बाइंड होने के बाद इट डिटैचेस, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इट ज्वाइंस। हाँ ये बाहर निकल जाता है। नहीं नहीं नहीं, अभी ये एटीपी और एडीपी वापस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वापस उसका क्या एटीपी बनेगा, लेकिन उधर के ऑलरेडी एटीपी होते हैं ना, वही ज्वाइन हुआ है। ये वाला सेम नहीं आया है, ये फिर जाके बनेंगे, दूसरा एटीपी आया इधर, मतलब फिर से बनेंगे। हाँ हाँ फिर से बनेंगे, आपको मालूम है ना? सुनो सुनो एक मिनट, अपनी बॉडी में ऐसा होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होके ये बना, फिर ये कहाँ जाएंगे, एटीपी बनने के लिए किधर, माइटोकॉन्ड्रिया में। वही चैप्टर बोल रहे हैं ना, आप शुरू करना है। तो एटीपी वापस वहाँ, एडीपी कहाँ जाएगा, उधर वापस एटीपी बनेगा और इधर आएगा, लेकिन वो सेम नहीं आ रहा है, ये तो दूसरे वाले आ रहे हैं। सेम आने के लिए टाइम लगेगा ना, तुरंत है ना अभी, तो दूसरा ऑलरेडी जो रेडी है वो आते हैं। हाँ बंद करना है। अच्छा लिख दो अभी नेक्स्ट, ये देखो लिखा है, सी केयरफुली। ये देखो क्या लिखा है, न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। राइट नाउ, न्यू एटीपी बाइंड्स with myosin head and then cross bridge is broken. Cross bridge is broken. आगे देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा अच्छे से, लाइन पढ़ो और मीनिंग बताओ जरा, क्या लिखा है। एटीपी इज अगेन बाय एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन रिपीटेड। ओके लिखो, राइट दैट, लिखो ATP is again hydrolyzed by myosin head चलो चैप्टर खत्म होता है।
by myosin head, and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. So it is called sliding filament theory, causing further sliding. So it is called sliding filament theory. ऐसा नाम क्यों रखा है स्लाइडिंग फिलामेंट? कौन सा फिलामेंट स्लाइड हो रहा है? स्लाइड एक्टिन, और कर रहा है कौन? मायोसिन. बस इतना सिंपल. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. Read the next line. देखो क्या लिखा है. प्रोसेस कंटिन्यूज टिल आर पंप बैक टू सिस्टरी, मतलब रेटिकुलम, रिजल्टिंग, मतलब क्या होगा बताओ इसका मीनिंग? वापस कैल्शियम कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म रेटिकुलम. फिर क्या होगा? वापस मास. फिर क्या होगा? सेपरेट. अब ज्वाइन नहीं होगा, रिलैक्स हो जाएगा. नेक्स्ट लिखो. कैल्शियम आयंस आर पंप बैक calcium ions are pumped back to sarcoplasmic reticulum it results into masking of actin filament. Results into masking of actin filament. तो उससे क्या होगा? Z lines return to back their Z lines return back to their original position. It is called relaxation. आगे का लाइन देखो क्या लिखा है. रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट. ये बराबर है कि नहीं बताओ? सभी मसल सेम कॉन्टेक्ट होते हैं क्या? नहीं, हर एक मसल्स का डिफरेंट है. आगे नहीं, ये तो आपको मालूम है शायद. रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू, ये मालूम है क्या आपको? व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? हम ज़्यादा रनिंग करने के बाद क्या होता है बताओ? अपने मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, देन दे अंडरगो एनारोबिक. लेकिन उस टाइम कौन बनता है? दैट एक्यूमुलेट्स इन द मसल एंड देन वी गेट फटीग्ड. तो रनिंग करने के बाद हमें क्रैम्प्स क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड. होता क्या है, हम जब रेस्ट लेते हैं, रनिंग रुकवाते हैं, देन दैट लैक्टिक एसिड गोज आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड अगेन वी गेट फ्रेश एंड अगेन वी कैन रन. कुछ समझा आपको? तो रनिंग करने के बाद क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है, एक्यूमुलेट होगा तो हमें फटीग आता है, क्रैम्प्स आते हैं, हमें रुकना पड़ता है. जैसे ही लैक्टिक एसिड स्वेट से निकलता है, वापस क्या होता है? वापस हम भाग सकते हैं. दैट इज द प्रोसेस. समझा? लिखो. नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ. रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ muscles can lead to
accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen and it causes fatigue. अब जरा ये डायग्राम देख के बताइए क्या हुआ इधर, सी केयरफुली। थोड़ा सा लग रहा है पजल जैसे, लेकिन देखो जरा अच्छे से। फर्स्ट स्टेट कौन सी है? क्या हुआ है रिलैक्स में? ये कौन है? ये कौन रहेगा? वेरी गुड। ये क्या रहेगा? आई बैंड। बीच वाला लाइन ये वापस जेड लाइन, राइट? रिलैक्स स्टेट है। अब देखो कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या हुआ है, केयरफुली ऑब्जर्व करके बताओ। इसको उन्होंने सेंटर में रखा है, छोड़ दो ये। आगे बताओ क्या हुआ है। ये देखो ना, कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मतलब आई बैंड, बराबर ना। मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन में देखो क्या हुआ है, थोड़ा सा ओवरलैप भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, थोड़ा ओवरलैप भी हो सकता है। देखो क्या हुआ इधर, एग्जैक्ट देखो कौन डिसेपर हो गया? एग्जोन गया ना, क्यों? पूरा ए बैंड के ऊपर आई बैंड ओवरलैप हुआ है। इट इज ए मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। ये अब तुम्हें यहाँ पे बैग उठाना है तो इतना उठाएगा, ये हो गया। फुल ये करना है, किसी को दिखाना है बाइसेप्स तो फुल हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। दिस फाइनल। हाँ आप पूछो। हाँ मसल टेयर, ये रप्चर हो जाता है, मतलब मसल फाइबर कट होते हैं, दैट इज मसल टेयर। ये फाइबर ही कट होगा, हाँ टोटल कट। वो ये लैक्टिक एसिड, वो अभी सेंचुरी मारने के बाद बैट्समैन देखो जाना पड़ता है ना, क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। हाँ बिना रहे तो इट इज सम टाइप कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी कम है, ये तो बहुत सारे रीजंस है। कई बार सॉल्ट्स कम होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह। विदाउट कुछ ये क्रैम्प सारे तो दैट इज डिफरेंट। वो हार्मोन्स हो सकते हैं, कैल्सिटोनिन आपको सुना था ना, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सब ये अदर स्टडी है। आज के क्वेश्चन हो अब आफ्टर एक्सरसाइज जो काफी दिन तक मसल्स दुखते हैं तो वो क्या? हाँ वो आपको प्रैक्टिस नहीं है, मतलब मसल्स का हैबिट नहीं, सडनली आपने स्ट्रेन किया उसको, तो स्ट्रेन कंडीशन है, दैट इज डिफरेंट। स्ट्रेनस हुआ तो कई बार कई लोग देखो मतलब 1 महीने के बाद कभी भी भागना शुरू करते हैं और दूसरे 2 दिन क्या होता है, मसल दुखने लगते हैं, तो क्या है? आदत नहीं है। वही आप दूसरे दिन भी भागेंगे, कंटिन्यूस भागेंगे तो निकल जाएगा, ये आदत नहीं है उसको। सडनली आपने उसको ये दिया ना, स्ट्रेन दिया, तो इसलिए सेकेंड टाइम अगर दर्द करता है तो भी जाना है चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, जो भी है। आस्क एनी क्वेश्चन। हो गया चैप्टर में अभी कुछ तो एक ही पैराग्राफ बाकी है, वो बहुत ईजी है। कुछ देख रहा है वीडियो वगैरह और दूसरे चाहिए क्या ना, मतलब इससे ही नहीं ना, समझे ना सबको पक्का? और एक बार हाईलाइट कर दो क्या क्या हुआ है। देखो दूसरा चैप्टर तो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, अभी नहीं। देख लो जरा अच्छे से केयरफुली। ये कौन है? मसल है, राइट? मसल इज मेड अप ऑफ मेनी। ये कौन है? मसल बंडल है। मसल बंडल में उन्होंने क्या निकाला है बाहर? ये मसल फाइबर यानी मसल सेल निकाला है। ओके अभी से भी दिखा है मसल फाइबर। ओके इस मसल फाइबर में देखो क्या क्या प्रेजेंट है अभी, और मायोफाइबर में एक है सेंटर वाला ए बैंड, ऊपर ब्लैक ऐसे हुआ है। ये देखो कौन सा पर्पल? ये वही लाइन जेड लाइन, वही जेड लाइन है। हाँ ये दिखाई नहीं उन्होंने, यहाँ रहते बीच में इधर, वो अपने थ्योरी में दिखाया खाली, इसमें यहाँ दिखाया नहीं ऐसे। तो एक सिंगल नहीं टेयर होगा ना, होगा तो बंडल में होगा, टेयर होगा। यस सेपरेट होने के चांस बहुत कम है ना, क्योंकि बंच में है ना, हो भी सकता है।
और देखो कोई डायग्राम चाहिए तो देख सकते हैं। अभी तो इतनी बार देखा होगा तो आपको बाय हार्ट ही हो गया पूरा। और कुछ डायग्राम देखना है? ठीक, हाँ ये देखो सब एम्प्लॉय देख रहे हैं। सी दिस, ये कौन है? व्हाट इज दिस? आई बैंड। ये कौन है? रेड लाइन। ये क्या है? ए बैंड। बीच में ये बाकी सब इतना नहीं आपको, टाइटिन वगैरह भी रहता है, वो छोड़ दो, इतना नहीं आपको। सर अगर एम लाइन होगा तो दो आइलैंड्स कैसे होंगे? नहीं, उसके बीच में रहता है, मतलब इधर का एक और इधर उसको पकड़ के रखता है, दोनों को पकड़ के रहेगा। हमने लिखा है ना, इट इज़ अ क्या बोलते हैं, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन विच ज्वाइंस ए बैंड, ऐसी लाइन है। तो ये दोनों को पकड़ के रखता है, दो ए बैंड को। चलिए फिर आगे चलो, लास्ट पॉइंट द चैप्टर इज, लिखो बताता हूँ। ये शायद आपको मालूम है, ये मालूम है ना, रेड एंड व्हाइट मसल्स मालूम है किसी को? रेड फाइबर्स नहीं मालूम? हाँ मालूम है आपको? चलो लिखो आइडिया मतलब, हाँ लिखो रेड। एक साइड में लिखो रेड फाइबर्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दे डायरेक्टली। दूसरे साइड में लिखो व्हाइट फाइबर्स। फाइबर्स मसल फाइबर है, पूरा लिखो चलेगा, कोई बात नहीं। रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। देखो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है बीच बीच में, ये होते हैं व्हाइट फाइबर्स, और बाकी जो होता है वो रेड फाइबर्स। ओके, हाँ। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? आरबीसी के अंदर होता है, क्या काम होता है उसका? और काम क्या होता है? कैरीज ऑक्सीजन। उसी तरह अपने मसल्स में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम मायोग्लोबिन, विच स्टोर्स ऑक्सीजन। व्हाट इज मायोग्लोबिन? ये अगर ज्यादा है तो मसल्स आर रेड है, कम है तो व्हाइट, इतना फर्क है। लिख दो। फैट कम होता है, कम होता है, यस यस। मसल्स में फैट नहीं होता, फैट इज अ डिफरेंट थिंग। फैट इंटरनल नहीं होता, मसल्स में नहीं होता, मसल्स के बाहर होता है, मसल्स में फैट होता है। इट इज आउटसाइड मसल फाइबर। चलो पहले टेक्स्ट बुक के पॉइंट कवर करते हैं। हाँ लिखो, हाँ सिया क्या लिखा देखो, मसल कंटेन्स अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव। तो क्या रहेगा फर्स्ट पॉइंट? मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई उधर, राइट। डिस्ट्रीब्यूट करते राइट। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, और उधर लो। ओके, हाँ ब्रैकेट में लिखना है तो देखो, मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स। अब अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कौन ज़्यादा होनी चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन यूज होता है, तो लिखो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज मोर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन किसमें? रेड, हाँ रेड मसल फाइबर्स, और उधर लेस। और उधर ले। तो ऑक्सीजन ज्यादा यूज कहां हो रहा है? रेड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एरोबिक मसल्स। दे आर कॉल्ड एरोबिक मसल्स, और उधर एनारोबिक।
ऑक्सीजन यूज होता है ज़्यादा, यस। लेकिन एक चीज़ में अपोजिट लिखना है, कौन है? सार्कोप्लाज्मिक, इसका नंबर ज़्यादा कहाँ होता है? वाइट में, इसमें कम कंपेरेटिवली। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस और उधर हाई या मोर। बस इतना ही है, हो गया चैप्टर। एक दो पॉइंट खाली बाकी है शायद, लास्ट वाले बाकी है। यस, ये 2-3 पॉइंट बचे थे, याद है ना? चलो हो गया एक चैप्टर जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे इस टाइम, 2 तो आते ही है कम से कम। अभी इस बार 2-3 आए, शायद ये बार का नीट कैंसिल हो रहा है, वापस हो रहा है। अरे नहीं, लीकेज हो गया, लीक हो गया पेपर। ज़्यादा मास क्वांटिटी पे हुआ है ना। अरे पेपर ऐसा हुआ, तमिलनाडु, राजस्थान और इवन इन महाराष्ट्र, इसके जो क्वेश्चंस है ना, 10-15 दिन पहले एक क्वेश्चन बैंक करके उन्होंने दिया था 400 क्वेश्चंस का, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यही पेपर के थे, सेम एज इट इज़। 24 में हुआ था उस टाइम। नाटक क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया केस, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, ज़्यादा मास लेवल पे नहीं हुआ है तो मत करो, इसलिए वो कैंसिल हो गया। हर साल हो रहा है, हर साल नाटक है, वही तो, हर साल नाटक है, हर साल। ये आज की बात नहीं है, हर साल हो रहा है। सबको कंपलसरी, पहले का डिबार हो गया खत्म, पहले का खत्म, उसका कुछ जीरो है। हाँ हाँ, तभी तो सिलेक्ट होगा ना, वही। अभी तो पहले का रिजल्ट डिबार ही हो गया ना, तो कब इमीडिएटली वापस देना? इमीडिएटली अभी वो अरेंज करेंगे, अभी तो वापस शुरू हो गया ना, फिर फॉर्म भरो, फिर वो सब शुरू हो गया, एग्ज़ाम डेट वगैरह। हालत खराब है, हालत खराब है। और अभी जो नेक्स्ट अभी का रीनीट वाला पेपर आएगा, ट्रिमेंडस टफ डालते हैं, इतना टफ डालते हैं कि किसी को कुछ समझता नहीं। फिर कट ऑफ कम हो जाता है, बच्चे खुश हुए थे पेपर इजी गया करके, सब फंस गए फिर वापस। और मूड भी चला जाता ना बच्चों का वापस पढ़ने का। यही नाटक है, हर साल नाटक है, ये क्या पहली बार है? हर साल 2013 से जब से नीट शुरू हुआ है, हर साल ऐसा होता है। कभी कोई साल गया नहीं कि जिस टाइम पेपर लीक नहीं हुआ है। लास्ट टाइम खाली नहीं हुआ 2025 में, क्योंकि इतना टफ पेपर था, क्या लीक करेंगे, बहुत टफ था पेपर। चलो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट लिखो। ये थोड़ा बाकी था, याद है ना? डिसऑर्डर में, हाँ, ये कौन सी है? मायास्थेनिया ग्रेविस लिखो। स्केलेटल मस्कुलर डिसऑर्डर, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मस्कुलर डिसऑर्डर। थोड़ा एक मसल्स का पार्ट थोड़ा टफ, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सबको समझा है, हाँ, वीडियो देखने के बाद। मस्कुलर डिसऑर्डर में फर्स्ट लिखो मायास्थेनिया ग्रेविस। और जैसे है वैसे लाइन लिख दो, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज ऑटो इम्यून, कभी नाम सुना है क्या? कोई बता सकता है? ऑटो इम्यून, हाँ, जब अपनी इम्यूनिटी अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट डिजीज। मतलब क्या? कोई बैक्टीरिया अगर आता है तो उसको किल करना है, इसको इम्यूनिटी है। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? बैक्टीरिया की जगह अपनी इम्यूनिटी अपनी सेल्स को किल करना शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। तो एक कौन सा डिजीज है जिससे होता है क्या? कौन डैमेज हो रहा है? फिर क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही डैमेज हो रहा है। व्हाट विल हैपन? मैसेज नहीं आएगा, फिर क्या होगा? पैरालिसिस, फटीग, वीकनेस वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज मायास्थेनिया ग्रेविस। समझा?
ऐसे मोस्टली फेशियल में गड़बड़ ज़्यादा होती है, फेशियल पैरालिसिस ज़्यादा होता है इसमें। कोई के है मेजेस देख लो, ये देखो थोड़ा सा फेशियल या आईज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऑटो इम्यून अगर है, इट इज़ इफ इट इज़ जेनेटिक तो नहीं ठीक कर सकते, कई बार जीन से भी होता है, तो नो ट्रीटमेंट। अगर कोई मसल्स में वगैरह कुछ इफेक्ट हो रहा है या टेम्पररी इफेक्ट दूसरा कुछ रीज़न है, इन्फेक्शन वगैरह, तो कर सकते हैं, मोस्टली नो ट्रीटमेंट। चलो सेकेंड देखो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिखो है वैसे। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या लिखा सेंटेंस? प्रोग्रेसिव मतलब क्या रहेगा? मसल्स थिक थिन ऐसे पतले बनना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इमेजेस देख लो पता चलेगा। थिन ऐसे होना शुरू, ऐसे इतना थिन। पोलियो में कैसे होता है? पोलियो मालूम है ना? पोलियो हाँ उसी तरह, लेकिन ये पूरे सभी मसल्स में प्रॉब्लम होने लगता है। ये कॉमनली कौन से मसल में? कॉमनली ऑल, पूरा स्केलेटल मसल्स। ये देखो मोस्टली लिम्स के मसल अफेक्ट होते ज़्यादा। ये देखो इमेज, समझा? दिस इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। चलो नेक्स्ट। डीजेनरेशन मतलब मसल्स मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन होता है, वो बंद हो जाता है। हाँ, तो फिर थिन पतले ही रह जाते हैं और उसकी जो एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो D10। सही भाई वैसे देखो, हाँ अभी किसी ने पूछा था वो बिना भागे भी क्रैम्स आते हैं, वही है ठीक है। लो कैल्शियम है तो क्या होता है? रैपिड स्पैज्म और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्रैम्प्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड D10। ये कैल्शियम कम होने से होता है ब्लड में। इसके कुछ इमेजेस नहीं रहेंगे। हाँ बाहर से कैसे देखें? मतलब क्रैम्प्स आते खाली फील होते हैं, वी कैन फील। ऐसे देखो क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये देखो ऐसे कई बार ऐसे बेंड होता है टोज या फिंगर्स, ये टिटेनी होती है। ज़्यादा सीवियर केस हो गया तो ऐसे हो सकता है परमानेंट, समझा? इसको बोलते हैं टिटेनी। ऐसे आप कभी आपने देखा है पानी में वगैरह जाने के बाद ज़्यादा टाइम रुकने के बाद देखो लेग में या टोज में ऐसा नहीं नोटिस किया कभी? सर वो क्या होता है? मतलब दिखता है लेकिन वो इनवॉल्यूंटरी मसल ऐसे अपने आप वेट करना लगता है। हाँ वो तो टेम्पररी है, दैट इज स्टिमुलेशन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये तो परमानेंट है, कैल्शियम ही कम हुआ है बॉडी पे, तो ये कब ठीक होता है? जब कैल्शियम देंगे तभी, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे होता है। ये हो गया ठीक है, खत्म। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर्स। ओके देख लो जरा, चलो हाईलाइट करो, क्या समरी वगैरह पढ़ो, क्या एक समरी भी। हाँ ऐसा ही चैप्टर, चलो ठीक है। ऑफिशियल आ गया, नीट वापस हो रहा है।
क्या हुआ? क्या? नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं. कितने छोड़ेंगे आप लोग? पर जितने आते हैं पर -1 में नहीं सुना, ऐसा है, सुनो. मैं तो छोड़ने के थोड़ा, कई लोग बोलते हैं कि छोड़ दो, मैं ज़रा थोड़ा छोड़ने के खिलाफ हूँ. कितना छोड़ेंगे आप लोग? क्वेश्चन छोड़ेंगे कितने? कुछ तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना. लेकिन करेक्ट आ गया तो +4 हो जाएगा ना. -1 नहीं, इट इज़ -5. हाँ, अरे वो छोड़ा मतलब उसके 4 मार्क गए ना ऑलरेडी. ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे नहीं समझे. अरे 5 तुमने अगर रॉन्ग किए तो 5 मार्क गए तुम्हारे. कैसे? वो क्वेश्चन गया और पहले का ही गया ऐसे. लेकिन बराबर आ गया तो 4 मार्क मिलेंगे ना. कितना छोड़ेंगे आप लोग? मुझे लगता है मैं थोड़ा छोड़ने के खिलाफ हूँ. कई बार बोलते हैं लोग कि छोड़ो, कितना छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ने के लिए भी लिमिट होनी चाहिए. ऐसा 1-2 वगैरह छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं. और फिर ये माइंड सेट ही बन जाता है, अरे छोड़ दो क्वेश्चन. थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा तो छोड़ दो, कुछ ट्राई नहीं है. सर ऐसे कोई होते हैं क्या लोग जिनके पूरे सारे पेपर्स नेगेटिव में आते हैं? हो सकता है ना, नेगेटिव में, माइनस में भी जा सकते हैं लोग, नेगेटिव में भी. हाँ. चलो अभी एक थर्ड क्वेश्चन अपना बाकी था, याद है ना, नीट का. अभी तो गया नीट हो, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं. हाँ, तो इसकी यादें रहेगी खाली. लिख दो अभी. स्टेटमेंट 1. A motor neuron carries a signal sent by CNS to sarcolemma of muscle fiber. करेक्ट है कि इनकरेक्ट? पढ़ो सेंटेंस वापस पढ़ो, बताओ क्या सेंटेंस वापस बताओ. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है. यस, वेरी गुड. चलो बी दूसरा लिखो. न्यूरल सिग्नल जनरेट्स an action potential मतलब impulse मैसेज ऐसे, which causes the release of calcium ions into sarcoplasm. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सबसे आंसर जाएगा. करेक्ट है. यस. अरे सही है ना. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस. इंक्रीज इन कैल्शियम आयन inactivates the actin for breaking cross bridge. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? एक्टिवेट करता है. हाँ, तो इनकरेक्ट है. बराबर. नेक्स्ट सेंटेंस. एक्टिन बाइंड्स टू मायोसिन हेड to form cross bridge. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है. वेरी गुड.
और लास्ट सेंटेंस, shortening of sarcomere takes place by pulling actin filaments towards the center of A band. पढ़ो अच्छे से और बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। आप टेक्स्ट में भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर अभी हुआ है ना। बोलो सब लोग, अरे ट्रू है तो एक ही क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखो ऑप्शन कैसे थे, मतलब उन्होंने पूछा था कि इसमें से करेक्ट आंसर्स क्या क्या है। तो एक ऑप्शन था ए एंड बी ओनली, सेकेंड था सी एंड ई ओनली, थर्ड था सी एंड डी ओनली, और लास्ट था ए बी डी एंड ई ओनली। दैट इज आंसर, मिल गए 4 मार्क। अरे समझा क्या, ऐसे रहता। तो इसी तरह हमने 3 क्वेश्चंस देखे इसके। अरे आपका क्वेश्चन पूछो क्या, आपका मैंने लास्ट टाइम पूछा था क्या, इवोसिनोफिल का वगैरह नहीं पूछा था ना, लिम्फोसाइट वगैरह नहीं पूछा था ना। हाँ ठीक है, लिखो राइट ऑफ एक जस्ट पूछा था क्या, मुझे याद नहीं। नहीं, WBC का क्वेश्चन पूछा था क्या, दिखाओ कौन सा था। अरे हाँ सुनो, अभी आपको एक काम रहेगा, अभी आपको क्या लेना है, प्रीवियस ईयर का क्या बोलते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक मिलता है, कौन सा पब्लिकेशन ले लो। अरे कोई समझे क्या, अभी आपको मिलेगा लास्ट 38 ईयर्स का, मतलब हाँ है ना। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ वेरी गुड, यही चाहिए, यस यही, ये देखो ऐसा आता है, कौन सा भी पब्लिकेशन ले लो, मेरा क्या किसी के कॉन्टेक्ट नहीं है। ओके तो कौन सा भी पब्लिकेशन मिल गया। फिर इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के आते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने एक चैप्टर पढ़ा, तो इसमें लास्ट 38 ईयर से कौन से क्वेश्चन आए हैं वो सब है, वो आपको सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट लेक्चर इसी चैप्टर का। और आप ये भी कर सकते हैं लिविंग वर्ल्ड का भी।